हेलो नमस्कार सुप्रभात डेली करंट अफेयर्स 23 जनवरी 2024 में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों से। स्टार्ट करने से पहले जो है मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट हेडलाइन से। अकॉर्डिंग टू एन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के इंदौर और सूरत को मिला है भारत की क्लीनियस्ट सिटीज़ का दर्जा। मनीष जैन जो है नियुक्त किए गए हैं एक्सपीरियन इंडिया के कंट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर। हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी जो है हमारे बन चुके हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। नॉर्थ कोरिया ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन। हमारी फारसी जो है पर्शियन जो है बनेगी भारत की नवी क्लासिकल लैंग्वेज। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्राप्त किया है आईसीआई अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। डेडली निपा वायरस का जो है की वैक्सीन का सक्सेसफुली जो ट्रायल जो किया गया है वो सबसे पहले किया गया है मानव पर। स्टेट फास्ट डिफेंडर 24 ये जो है नाटो द्वारा लॉन्च की गई सबसे बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें कि 90,000 जो है पर्सनल इन्वॉल्व है इसमें। विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 जो है हो चुके हैं स्टार्ट गांगआओ में, जिसमें साहिल ठाकुर जो है भारत से ओनली इंडियन जो है भारत से जो है इन्होंने टेक पार्ट किया है विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स में। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम टू एम्पावर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 को जो है इसमें जो है इंदौर ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है हमारी माननीय प्रधान वो राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया है। ये सेरेमनी जो है न्यू दिल्ली पे प्रदान किया गया जो भारत मंडपम है, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली पे है, ये सेरेमनी यहाँ पे कंडक्ट हुई थी, जिसमें कि सूरत और गुजरात सूरत जो गुजरात में है और इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, इसको जो है क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा किया गया है, जिनकी पॉपुलेशन वहाँ पे 1 लाख से अधिक है, जिनकी पॉपुलेशन हुज पॉपुलेशन इज अबव 1 लाख, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख है, अबव 1 लाख है, उस कंडीशन पे जो है सूरत शहर जो है हमारा सूरत शहर गुजरात का सूरत शहर गुजरात का और इंदौर जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है, इनको जो है प्रदान किया गया क्लीनेस्ट सिटी कैटेगरी में। क्लीनेस्ट सिटी की गई है डिक्लेयर, और जिनकी पॉपुलेशन जो है लेस देन है 1 लाख, उस पॉपुलेशन इज लेस देन 1 लाख, जिनकी जनसंख्या जो है 1 लाख से कम है, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, उस केस पे जो है पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो सासवद जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, और जो सेकंड पोजीशन है वो पटान है, वो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है, और तीसरा स्थान जो ग्रहण किया है वो लोनावाला सिटी ने ग्रहण किया जो पुणे महाराष्ट्र में है। जो पहला स्थान है जिनकी पॉपुलेशन जो है 1 लाख से कम है वो है बन गई है सासवद सिटी, जो सासवद शहर है महाराष्ट्र में है, इसको मिला है। और दूसरा और जो सेकंड पोजीशन पे है ये पटान है, जो पटान शहर है छत्तीसगढ़ का, इसको प्रदान किया गया है, पटान शहर है। और जो तीसरा स्थान जो मिला है वो लोनावाला को मिला है, लोनावाला जो कि पुणे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है।
ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड किसने प्रदान किया है? हमारी प्रेसिडेंट महोदया ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये कंडक्ट कराई थी, ये जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में प्रदान किया गया है। किसने कंडक्ट कराई थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने ये कंडक्ट कराई थी एट कहाँ पे? भारत मंडपम न्यू दिल्ली पे। और प्रदान किसने किया था? द्रौपदी, हमारी प्रेसिडेंट महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो प्रेजेंट किया था। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, ये जो है 8th एडिशन का था। 8th एडिशन का स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है। और जो है हमारी जो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके लिए जो प्रदान किया गया, सूरत जो गुजरात शहर में, जो गुजरात स्टेट में है, और जो इंदौर मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, इसको प्रदान किया गया है। ठीक है। जो इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उसके लिए 3 सिटी हैं। सारस्वत, पहला स्थान जो ग्रहण किया वो सारस्वत सिटी ने मिला है, महाराष्ट्र पे है। जो सेकंड पोजीशन पे वो पटान शहर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। और जो थर्ड शहर है वो लोनावाला पूना महाराष्ट्र पे है। और जो हम लोग की 2023 में जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हुआ था, इसकी थीम क्या थी? जो 2023 में जो थीम थी, जो 2023 में थीम थी स्वच्छ सर्वेक्षण, और जो 2023 की थी, ये थीम थी वेस्ट टू हेल्थ। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो स्कीम है, थीम थी, वो कौन सी थी? वेस्ट टू हेल्थ। और जो 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2024 हुआ था, इसकी जो थीम है, इसकी थीम क्या होगी? RRR। RRR इन द सेंस रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये इसकी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम होने वाली है। ये हो गया। और उसके बाद जो है फास्ट मूविंग सिटी, मतलब फास्ट मूविंग सिटी का जो दर्जा मिला है, जो फास्ट मूविंग सिटी इन द सेंस मतलब जो डेवलप या मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज बदलाव सिटी में दिखा गया है, उसमें जो है जो ग्रेटर देन 1 लाख पॉपुलेशन है, जिसकी पॉपुलेशन जो है ग्रेटर देन 1 लाख है, उस कंडीशन पे जो मिला है पणजी शहर, जो गोवा में है, उसको ये प्रदान किया गया है। और जो जिनकी पॉपुलेशन जो है लेस देन 1 लाख है, उस कंडीशन पे किसको दिया है? ये दिया गया नौरोजाबाद है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नौरोजाबाद शहर है, उसको प्रदान किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक है। तो फास्ट मूविंग सिटी जो है, इसमें जो अवार्ड प्रदान किया गया है, मतलब जो जिसमें बहुत ही तेज़ी से बदलाव देखा गया है, तो ये पॉपुलेशन जिसकी 1 लाख से ज़्यादा है वो पणजी शहर को दिया गया है। और जिसकी पॉपुलेशन जो 1 लाख से कम है वो नौरोजाबाद शहर को दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और तीसरा जो है, जो गंगा टाउन, मतलब सबसे साफ सुथरा गंगा शहर कौन सा है, वो प्रदान किया गया है वाराणसी शहर, जो उत्तर प्रदेश में है। जो क्लीनेस्ट गंगा टाउन है, ये प्रदान किया गया है हमारा वाराणसी शहर। जो वाराणसी शहर है उत्तर प्रदेश में, इसको प्रदान किया गया है। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो हम लोग को दिया गया है महाराष्ट्र को। इसका दर्जा जो दिया गया है वो महाराष्ट्र को मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट।
जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है ये मिला है महाराष्ट्र को इसका। ठीक है। और जो जो सबसे बढ़िया जो है सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो इसको जो अवार्ड मिला है ये है वो जो ये जो शहर है चंडीगढ़ शहर। जो बेस्ट सफाई सफाई मित्र सुरक्षित शहर का जो अवार्ड मिला है वो चंडीगढ़ शहर को मिला है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। इसका जो अवार्ड मिला है चंडीगढ़ शहर को मिला हुआ है। और जो हम लोग का क्लीनेस्ट कंटेंट बोर्ड बोर्ड है ये अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो MHOW। इसका जो फुल फॉर्म जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। MHOW कैंटोनमेंट बोर्ड को दिया गया है। ठीक है। चलिए ओके, सबसे फिर से रिवाइज करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है 2023 में ये हमारी भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। कहाँ पे दिया गया है? ये जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली पे प्रदान किया गया है। ये सेरेमनी किसने होस्ट करी है? ये सेरेमनी जो होस्ट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा होस्ट की गई थी। ये 8वां एडिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का। 8वां एडिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो 2023 का है। और जो 2023 की जो थीम थी, ये थीम कौन सी है? 2023 की जो थीम थी वो वेस्ट टू हेल्थ है। और जो 2024 की जो थीम है वो रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल इसकी थीम थी। ठीक है। और भारत की जो पॉपुलेशन जिनकी 1 लाख से जो है ज़्यादा है उस कंडीशन पे जो है क्लीनेस्ट सिटी का जो दर्जा दिया गया है वो हमारे गुजरात में सूरत शहर को मिला है और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर को। ये दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे है, सूरत और इंदौर ये दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे है। ये इसका करेक्ट आंसर है। सूरत और इंदौर दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे है जो कि क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला गया है इन दोनों को। और जिनकी पॉपुलेशन जो है 1 लाख से कम है उस कंडीशन पे जो है क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला है। पहला स्थान जो है शाश्वत शहर को मिला है जो कि महाराष्ट्र में है। और जो सेकंड पोजीशन जो मिला है वो पठान को मिला है जो कि छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। और जो तीसरा स्थान जो मिला है वो लोनावाला को मिला है जो कि पुणे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। और जो फास्ट मूविंग शहर है इसमें इस कंडीशन पे जो पॉपुलेशन जिसकी 1 लाख से ज़्यादा है वो हमारे पणजी शहर को मिला है। और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है वो नौरोजाबाद शहर को मिला है जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। और जो क्लीनेस्ट गंगा टाउन है ये है बेसिकली वाराणसी को दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है ये जो है महाराष्ट्र को मिला है अवार्ड। और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर है इसको जो है चंडीगढ़ शहर को दिया गया है। और जो क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड है ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो MHOW कंटेनमेंट बोर्ड को दिया गया है। ठीक है। इसका कमेंट सब लोग जो है हमें आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष जैन। अरे इसमें क्वेश्चन पे ही हो गया है जैसे। ठीक है चलिए, मनीष जैन जो है अपॉइंट किए गए हैं कंट्री के नए मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एक्सपीरियन इंडिया। ठीक है। तो ये जो नए एक्सपीरियन इंडिया की जो कंट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो मनीष जैन को अपॉइंट किया गया है इसमें। ये पहले जो है ज्वाइन करने से पहले जो है ये CEO और को फाउंडर रह चुके हैं एक्सेलरेट कंपनी का। ये जो है ये कंट्री के MD बनने से पहले जो है ये को फाउंडर एंड CEO रह चुके हैं किसके? ऑफ एक्सेलरेट कंपनी के। ठीक है। तो मनीष जैन अपॉइंटेड एज एन कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एन एक्सपीरियंस इंडिया। ज्वाइन करने से पहले जो है ये एक्सेलरेट के को फाउंडर और CEO रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आगे के जो बचे हुए थे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
ये जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। ये जो याओशेंग, पोराग एंड चावंगकुट, ये जो है हमारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कहाँ के हैं, किस शहर के हैं? तो याओशोंग, पोराग एंड चावंगकुट जो है ये हमारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल है ये मणिपुर शहर के हैं। ठीक है, ये हमारे शहर कौन से, मणिपुर शहर के जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। चाप चार कूट हो गया फेस्टिवल, ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये जो है हमारा मिजोरम का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, यशोशेंग पोराग श्यावंगकुट ये मणिपुर शहर का है। चाप चारकुट फेस्टिवल ये कहाँ का है? मिजोरम का फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, मोत्सू फेस्टिवल हो गया, ये फेस्टिवल कहाँ का है? ये नागालैंड का फेस्टिवल है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड का। मौसू फेस्टिवल हो गए, सब नागालैंड के फेस्टिवल हैं। चापचारकुट फेस्टिवल कहाँ का है? ये हो गया मिजोरम का। याओशेंग, पोराग, चावंगकुट ये कहाँ का हो गया? ये हमारा फेस्टिवल हो गया मणिपुर शहर का। ठीक है, चापचारकुट फेस्टिवल हो गया मिजोरम का, हॉर्नबिल हो गया, मौसू हो गया नागालैंड का। रथ यात्रा हो गया, राज पर्व हो गया, नुआखाई ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कहाँ के हो गए? उड़ीसा के हो गए। ठीक है, रथ यात्रा, राज पर्व, नुआखाई ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कहाँ के हो गए? उड़ीसा के हो गए। लाहौरी हो गया, बैसाखी हो गया, ये सब कहाँ के फेस्टिवल हैं हमारे? ये हमारे फेस्टिवल है पंजाब के। ठीक है, लाहौरी, बैसाखी ये सब फेस्टिवल कहाँ के हैं? ये सब पंजाब के हैं। गंगौर हो गया, तीज हो गया, बूंदी हो गया, ये सब फेस्टिवल कहाँ के हैं? ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है राजस्थान शहर के। ये राजस्थान शहर के हम लोग के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और ये देखो लोसर हो गया, साग दवा हो गया, ये सब जो फेस्टिवल है ये कहाँ के हैं? ये जो फेस्टिवल है हमारे सिक्किम शहर के हैं। सिक्किम शहर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। लोसर हो गया, साग दवा हो गया, ये सब सिक्किम शहर के फेस्टिवल हैं। पोंगल हो गया, थाई पुसम हो गया, नाट्यांजलि फेस्टिवल हो गया है। ये जो हमारे फेस्टिवल है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तमिलनाडु शहर का है। ये सब फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सब तमिलनाडु शहर के हैं। बोनालू हो गया, बथुकम्मा हो गया, ये सब फेस्टिवल कहाँ के हैं? ये सब जो है तेलंगाना शहर के हैं। ठीक है, बोनालू, बथुकम्मा ये सब तेलंगाना शहर के हैं। पोंगल हो गया, थाई पुसम हो गया, नाट्यांजलि फेस्टिवल हो गया, तमिलनाडु शहर के हैं। लोसर हो गया, साग दवा हो गया, सिक्किम शहर के हैं। गंगौर हो गया, तीज हो गया, बूंदी हो गया, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान शहर के हैं। लाहौरी हो गया, बैसाखी हो गया, पंजाब के हैं। रथ यात्रा हो गया, राज पर्व हो गया, नुआखाई हो गया, ये सब कहाँ के हैं? ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उड़ीसा शहर के। हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, मौसू फेस्टिवल हो गया, ये सब कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। ठीक है, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है? ये जो है इसका ये जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है त्रिपुरा शहर का है। ये त्रिपुरा शहर पे ये मनाया जाता है खर्ची पूजा। दुर्गा पूजा हम लोग का पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का ये फेस्टिवल है। ठीक है, रामनवमी हो गया, गंगा महोत्सव हो गया, नवरात्रि हो गया, खिचड़ी हो गया, ये हमारा जो है हमारा उत्तर प्रदेश का फेस्टिवल है। ठीक है, रामनवमी हो गया, गंगा महोत्सव हो गया, नवरात्रि हो गया, खिचड़ी हो गया, ये हमारा उत्तर प्रदेश शहर का है। दुर्गा पूजा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। खर्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा शहर का है। बोनालू हो गया, बथुकम्मा हो गया, तेलंगाना शहर का है। पोंगल, थाईपुसम, नृत्यांजलि फेस्टिवल जो है तमिलनाडु शहर का है। लोसर, साग दवा जो है ये सिक्किम का हो गया है। और गंगौर, तीज, बूंदी सब राजस्थान शहर के फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the new Director General of the सशस्त्र सीमा बल? हमारे जो है 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी ये हमारे जो है अपॉइंट किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के। इन्होंने जो है रश्मि शुक्ला से टेक ओवर किया है। इससे पहले जो है रश्मि शुक्ला थी, अब जो है दलजीत सिंह चौधरी जी हो गए हैं। ये हमारे जो है 1990 कैडर के जो है ये हमारे जो 1990 के कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। ये हमारे जो है 1990 बैच के जो है आईपीएस ऑफिसर हैं।
ये यूपी कैडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दलजीत सिंह चौधरी जो है हमारे बन चुके हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ सैन्य सीमा बल। और इसका जो अपॉइंटमेंट है, जो कि अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट कमेटी द्वारा, जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी है उसके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट जो है अप्रूव किया गया है। कब तक? अप टू द 30 नवंबर 2025 तक। कब तक ये रहने वाले हैं? ये 30 नवंबर 2025 तक ये रहने वाले हैं। और अभी जो है अभी करंट पे जो है ये किस पोस्ट पे सर्व कर रहे थे? ये जो है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में जो है ये अभी अपनी सेवा दे रहे थे। करेंटली ही सर्विंग एज अ स्पेशल डायरेक्टर जनरल। ये जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ हैं। ठीक है, इसके रूप में जो है ये अपनी सेवा दे रहे थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ करंट पे थे। अब जो है इनको जो है नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का, और इसने जो है रश्मि शुक्ला से टेक ओवर किया है। रश्मि शुक्ला जी अभी तक थी, अब जो है नए बन चुके हैं दलजीत सिंह चौधरी। कब थे? 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे जो कि यूपी कैडर के थे। 30 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल होने वाला है। और ये वर्तमान में जो है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ थे, पर अब जो है ये नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं सशस्त्र सीमा बल के। जो सशस्त्र सीमा बल है हमारा, जो है सशस्त्र सीमा बल जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो है 1963 में बना था। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। जो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ये जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको जो है कंट्रोल करती है। ये बेसिकली क्या है? ये जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सशस्त्र सीमा बल जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये बेसिकली किसके कंट्रोल में रहती है? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल पे रहती है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल बेसिकली कब इसकी स्थापना होती है? 1963 में इसकी स्थापना होती है। और ये किसके कंट्रोल में रहती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में रहती है। बेसिकली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ठीक है, इसका मोटो क्या है? मोटो है इसका, सशस्त्र सीमा बल का जो मोटो है दैट इज बेसिकली सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये इसका मोटो है। ठीक है, इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड का इसका मोटो है, जो कि 1963 में बनाई गई थी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा गवर्न होती है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर गार्डिंग द नेपाल भूटान बॉर्डर। जो नेपाल और भूटान की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब किसके लिए जिम्मेदार है? ही रेस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द नेपाल और भूटान बॉर्डर। जो नेपाल और भूटान की जो बॉर्डर है इसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये होती है। ठीक है, तो सेंट्रल एसएसबी क्या है 1963 में बनी थी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा गवर्न होती है। इसका मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। और मेन जो है नेपाल भूटान बॉर्डर की जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये इसका जो है मेन ये जिम्मेदार है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, और वर्तमान में जो है दलजीत सिंह चौधरी जी है जो है नए डायरेक्टर जनरल इनके बने हैं सशस्त्र सीमा बल के। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country says that it had tested a nuclear-capable underwater drone in response to rival naval drills? हुआ क्या था? एक्चुअली जो है जो नेवल एक्सरसाइज है ये बेसिकली अभी कंडक्ट हुई थी हाल ही में।
एक नेवल एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट हुई थी, नहीं ये हुई थी बिटवीन साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। इसके द्वारा, ये तीन कंट्रीज के द्वारा नेवल एक्सरसाइज हुई थी। अब इसी की वजह से जो है, अब इसमें नॉर्थ कोरिया इंक्लूड नहीं था, इसी की वजह से जो है नॉर्थ कोरिया ने जो है अपना न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन जो है, न्यूक्लियर एक्सरसाइज जो है, ये जो है इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया है, इसका जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है अंडर वाटर। ये मतलब न्यूक्लियर मिसाइल है, इसका जो है सक्सेसफुली टेस्टिंग की है अंडर वाटर। इसी के उपलक्ष्य पे जो है, क्योंकि साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, इन तीनों द्वारा जो है एक नेवल एक्सरसाइज करी गई थी, तो इसी के उपलक्ष्य पे जो है नॉर्थ कोरिया द्वारा जो है एक अंडर वाटर ड्रोन एक टेस्ट किया गया है। और जैसे हम लोग का भारत और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है, वही जो है रिलेशन जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। इसी वजह से जो है नॉर्थ कोरिया द्वारा जो है, इसी के जवाब में, जो इसी नेवल एक्सरसाइज के जवाब में जो है, इन्होंने नॉर्थ कोरिया द्वारा जो है ये अंडर वाटर ड्रोन जो है ये लॉन्च किया गया है, अपनी एक ताकत दिखाई है एक तरफ से साउथ कोरिया को। तो बेसिकली नॉर्थ कोरियन के जो लीडर हैं, ये हमारे कौन है, नॉर्थ कोरियन के जो लीडर हैं, ये किम जोंग, ये है किम जोंग यून है, ये जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। इन्हीं ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है कि इसने जो है सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन की, इन रिस्पॉन्स टू ए रिवल्स नेवल ड्रिल। जो यही जो नेवल एक्सरसाइज इन तीनों कंट्रीज़ के द्वारा की गई थी, इसी के रिस्पॉन्स पे जो है इन्होंने ये किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो है सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश पे, ये जो है महाराजगंज, महाराजगंज पे ये जो है सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है, जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बांदा शहर में प्रेजेंट है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे वाराणसी शहर में प्रेजेंट है। ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हमारे वाराणसी शहर में प्रेजेंट है। किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बहिरा शहर में है, BHIRA, बहिरा शहर में ये प्रेजेंट है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महावीर स्वामी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ प्रेजेंट है, ये बेसिकली ललितपुर शहर में प्रेजेंट है। और सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये बेसिकली प्रेजेंट है बलरामपुर एंड श्रावस्ती शहर में। बलरामपुर और श्रावस्ती शहर में जो है सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है, ये मेरठ हो गया, अमरोहा हो गया, हापुड़ हो गया और बिजनौर हो गया। इन शहर पे जो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। कटार निगाटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटार निगाटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है, ये वाराणसी शहर में प्रेजेंट है। ठीक है, सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है, ये महाराजगंज की हो गई। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है, ये बांदा में प्रेजेंट है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, ये वाराणसी शहर पे है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये बहिरा शहर पे है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये ललितपुर शहर पे है।
सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये बलरामपुर और श्रावस्ती शहर पे है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये मेरठ हो गया, अमरोहा हो गया, हापुड़ हो गया, बिजनौर हो गया। ये 4 शहर में प्रेजेंट है। कटार निगाटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये बेसिकली जो प्रेजेंट है ये वाराणसी शहर पे है। ठीक है, ये शहर भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हम दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार शहर की है, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बिहार के किस शहर में प्रेजेंट है? ये कैमूर में है। जो कैमूर शहर है ये यहाँ प्रेजेंट है। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ये भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये मुंगेर शहर में प्रेजेंट है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है? ये बेटिया शहर पे प्रेजेंट है। ठीक है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर शहर पे है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटिया पे है। कवार जहिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बेगूसराय शहर पे है। ठीक है, बेगूसराय शहर पे है। बेगूसराय शहर पे कौन सी है? कवार जाहिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेगूसराय शहर पे है। वाल्मीकि हो गया, बेटिया हो गया। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मुंगेर शहर पे है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में है। और नागी डाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जमुई में है। ठीक है, ये जमुई शहर पे प्रेजेंट है। नागी नकटी दोनों ही जमुई शहर पे है। ठीक है, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही जमुई शहर पे है। कवार जाइल जो है बेगूसराय में है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटिया में है। भीमबंध कहाँ पे? मुंगेर में। कैमूर जो है ये भी कैमूर शहर पे है। और वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये चंपारण शहर पे है। चंपारण शहर पे प्रेजेंट है वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये गया शहर में है। ये गया शहर में प्रेजेंट है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी राजगीर शहर में है। ठीक है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी राजगीर शहर पे। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया पे है। वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंपारण शहर पे है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, which of the following language government has decided to designate as a classical language of India? ये हमारी जो है फारसी पर्शियन जो है ये हमारी नवी क्लासिकल भाषा बन चुकी है, 9th क्लासिकल लैंग्वेज बन चुकी है। तो चलिए देखते हैं पहले कौन कौन सी हम लोग की जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले हो गया तमिल। ये हम लोग की क्लासिकल लैंग्वेज कब बनी थी? ये 2004 पे बनी हुई थी क्लासिकल लैंग्वेज। सेकंड कौन सी बनी थी? ये बनी थी संस्कृत बनी थी। ये बनी थी कब? 2005 पे। तीसरी हम लोग की बेसिकली 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। संस्कृत 2005 में बनी थी। और कन्नड़ जो है जो कन्नड़ जो थी वो 2008 पे बनी थी। और तेलुगु जो है ये भी हम लोग की क्लासिकल लैंग्वेज है। तेलुगु कब बनी थी? ये भी 2008 में बनी थी। और जो मलयालम है, जो हम लोग की मलयालम क्लासिकल लैंग्वेज है, ये बनी थी 2013 में। और जो उड़िया है, हम लोग की जो उड़िया क्लासिकल लैंग्वेज है, ये बनी थी 2014 पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 के अकॉर्डिंग, जो है भारत की जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसमें पाली प्राकृत और अलॉन्ग विद जो है फारसी जो है इसको जो भी है प्रिजर्व रखा गया था जो है नए क्लासिकल लैंग्वेज है इसके लिए।
और अभी हाल ही में क्या हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो तेहरान गए थे, तेहरान विजिट पे थे। तो वहीं पे उन्होंने जो है 15 जनवरी 2024 को जो है वहाँ पे जो है उसकी ये अपनी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो फारसी जो पर्शियन है ये भी जो है क्लासिकल लैंग्वेज होगी भारत की। तो इसीलिए जो है ये नवी क्लासिकल लैंग्वेज बन चुकी है। 6 ये हो गई, 7वीं हो गई पाली, 8वीं होगी प्राकृत, और जो नवी भाषा जो हो गई है वो हम लोग की होगी फारसी, पार्शियन लैंग्वेज। तो 7वीं है हम लोग की पाली और ये हो गई प्राकृत, और जो नवी हो गई हम लोगों की कौन सी, नवी जो हो गई हम लोग की फारसी, जो कि पर्शियन है, इसको पर्शियन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है हम लोग की नवी भाषा हो गई है। ये है हम लोग की फारसी लैंग्वेज। ठीक है, क्या हुआ था, जो हम लोग के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर थे कौन हैं, ये है हम लोग के एस जयशंकर साहब। जो एस जयशंकर साहब जो हैं ये हम लोग के तेहरान तेहरान विजिट पे थे, यहाँ पे गए हुए थे। यहीं पे उन्होंने 15 जनवरी को ये डिसाइड कर लिया कि जो फारसी जो है हमारी, फारसी जो पर्शियन जो है ये हम लोग की क्लासिकल लैंग्वेज होगी। ठीक है, अंडर जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो है फारसी जो है हम लोग की नवी क्लासिकल भाषा होगी। नौ, हम लोग की क्लासिकल लैंग्वेज क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेसिस पे हम लोग जो क्लासिकल लैंग्वेज डिसाइड करते हैं। तो ये बेसिकली इसका बेसिस ये होता है कि सबसे पहले जो है ये 1500 से 2000 साल से जो है इसका अस्तित्व जो है बना रहा हो। जैसे ए रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ एन 1500 टू 2000 ईयर्स, मतलब 1500 से लेके 2000 सालों तक जो है उसका अस्तित्व बना रहे। तो वो ये एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ 1500 से 2000 साल का। ठीक है, ये रिकॉर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि हेरिटेज एंशियंट लिटरेचर, मतलब प्राचीन लिटरेचर होना चाहिए उसका। ये इसकी दूसरी कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरी इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए, इसका जो है ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन हो। और जो है मॉडर्न, और चौथी कंडीशन है कि ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस होती हैं उससे अलग हो, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। डिस्टिंक्टनेस फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेज। ये बेसिकली 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जो है किसी लैंग्वेज को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। और हम लोग की जो है भारतीय संविधान पे 8वीं शेड्यूल पे जो है 6 क्लासिकल लैंग्वेज जो है घोषित की गई हैं। और जो हम लोग की ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजेस हैं, जो कि हम लोग की रिपब्लिक भारत की है, गणतंत्र भारत की है।
तो हम लोग के भारतीय संविधान पे जो 8वीं शेड्यूल है, जो 8वीं शेड्यूल है, इसमें जो है 6 क्लासिकल लैंग्वेज का इसमें जिक्र किया गया है। और हम लोग की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका जो है इसका जिक्र की हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली था फारसी पर्शियन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी को जो है आईसीआई के द्वारा जो है एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये बेसिकली दिया गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिनकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बेसिकली जो अवार्ड दिया गया है इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कैटेगरी के दिया गया है। ये अवार्ड किस क्षेत्र पे प्रदान किया गया है? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के केस पे। ये हम लोग की जो है एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कैटेगरी में दिया गया ये अवार्ड। अदर ये बेसिकली जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कॉरपोरेशन है। ये क्या इसमें क्या होता है? बैंक एंड इंश्योरेंस के अलावा जो भी है, मतलब जो भी लोन वगैरह जो प्रोवाइड करती है वो बेसिकली एनबीएफसीज है। ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा गवर्न होती है। रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसीज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर रन होती है। ये हमारी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, ये हमारी जो है महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और ये हमारी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा गवर्न होती है। ठीक है, ये हो गया। ये जो अवार्ड हम लोग को, ये जो अवार्ड प्रदान किया गया था, ये हमारे जो है जो आईसीआई अवार्ड जो इस कंपनी ने जीता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो अवार्ड है फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो अवार्ड जो प्रदान किया गया है, ये जो है जो छत्तीसगढ़ के सीएम साहब हैं, सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, इनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन है सीएम ऑफ छत्तीसगढ़? ये हमारे विष्णु देव साय। विष्णु देव साय ये हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम है। ये सेरेमनी जो कंडक्ट हुई थी, ये रायपुर शहर पे छत्तीसगढ़ के कंडक्ट हुई थी। सेरेमनी कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? अवार्ड गिविंग सेरेमनी जो है ये कंडक्ट हुई थी रायपुर शहर पे। ये रायपुर शहर में कंडक्ट हुई थी, जिसमें जो है जो छत्तीसगढ़ के सीएम साहब थे विष्णु देसाई, इन्होंने ये अवार्ड जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी को प्रदान किया है। ये क्या है, 1969 में इसकी स्थापना होती है। तो ये अवार्ड जो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कैटेगरी में दिया गया है। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये हमारी महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि लीडिंग एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जो है ये रन की जाती है। हाल ही में जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
ये जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को जो है अभी हाल ही में गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी मिला है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर। इनके द्वारा ये अवार्ड जो है इनको प्रदान किया गया था। और इस REC रूरल एयरवे कॉरपोरेशन ने एक और अवार्ड इस लिया है जो कि बेस्ट सेंट्रल PSU अवार्ड है, जो कि फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी पे जो है, फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी में इस कैटेगरी में भी जो है REC ने जो है अवार्ड जीता है। इसने जो है बेस्ट सेंट्रल PSU अवार्ड। ये भी अवार्ड इसे प्रदान किया जा चुका है। किस कैटेगरी पे? इन द फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी पे। फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी पे। कहाँ पे दिया गया? एट द डून एंड ब्रैड स्ट्रीट PSU अवार्ड 2023 में। PSU अवार्ड 2023 में। ठीक है, तो बेसिकली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसको जो है ICI अवार्ड प्रदान किया गया है इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैटेगरी पे फॉर फिजिकल ईयर 22-23 के लिए। ये हमारे जो 1969 में इसकी स्थापना होती है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कैटेगरी पे जो है ये अवार्ड इसको प्रदान किया गया है। ये जो है हमारी महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है और करंटली NBFCs है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो है गवर्न होती है। ये CM ऑफ छत्तीसगढ़ जो है हमारे विष्णु देव साय जो है, इनके द्वारा जो है अवार्ड जो है इनको प्रदान किया गया है। ये सेरेमनी जो है रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ के कंडक्ट हुई थी। REC को हाल ही में गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी मिला है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने दिया है, इनको प्रदान किया है। REC को बेस्ट सेंट्रल PSU अवार्ड भी मिल चुका है इन द फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी पे। कहाँ पे? इन द दून एंड ब्रॉड स्ट्रीट PSU अवार्ड 2023 में जो है इसको प्रदान किया गया है। आइए देख लेते हैं कि बहुत जो इम्पोर्टेंट अवार्ड जो है अभी हाल ही में जो बहुत सारी चीज़ों में प्रदान किए गए हैं, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं सब मैं सामने आपके में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। किसने जो है विंग्स बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड जो है विंग्स इंडिया अवार्ड में जो है इनको प्रदान किया गया है। तो ये बेसिकली प्रदान किया गया है स्काई वेज एयर सर्विस को। जो स्काई वेज एयर सर्विस है, इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। स्काई वेज एयर सर्विस विंस बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड एट विंग्स इंडिया अवार्ड्स पे। किसको जो है बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है विंग्स इंडिया पे? तो दो दो एयरपोर्ट है, एक बेंगलुरु का एयरपोर्ट है, एक दिल्ली एयरपोर्ट है। दोनों को ही जो है बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। किसको मिला है? एक बेंगलुरु एयरपोर्ट को दिया गया है और एक दिल्ली एयरपोर्ट को। बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। असम गवर्नर ने किसको जो है सम्मानित किया है असम वैभव पुरस्कार से? तो ये जो है हम लोग के पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी। जो रंजन गोगोई जी हैं साहब जो हैं,
इनको जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड जो है प्रदान किया गया है दुबई में, ये जो है गियानी इन्फर्टिनो। कौन है? जो गियानी इन्फेंटिनो है, इनको जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड है दुबई में। कौन यूनाइटेड यूएस एयरफोर्स ऑफिसर जो है, कौन जो है पहली एक्टिव ड्यूटी विनर ऑफ मिस अमेरिका 2024 जो बन चुकी हैं, ये जो बनी है मेडिसन मार्श। ये बन चुकी है पहली एक्टिव ड्यूटी विनर ऑफ मिस अमेरिका 2024। किसने जो है हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एज द फर्स्ट फीमेल टू रिसीव वीएसआई अवार्ड? तो ये बेसिकली प्रदान किया गया है दीपा भंडारे जी को। कौन है दीपा? ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया। दीपा भंडारे जी जो है मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट फीमेल टू रिसीव वीएसआई अवार्ड। किसको जो है पोस्ट ह्यूमसली ऑनर्ड विद तेंजिंग नोर्गे अवार्ड? तो ये जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है किसको प्रदान किया गया है? ये जो है सविता कांसवाल को प्रदान किया गया है। जो हमारी सविता कांसवाल जी है, इनको जो है ये अवार्ड तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। नाउ किसको जो है प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया है अंडर आईजीबीसी ग्रीन कैंपस रेटिंग? जो ग्रीन कैंपस रेटिंग जो है, इनको जो है प्लेटिनम सर्टिफिकेशन किसको दिया गया है? ये दिया गया है NICMAR हैदराबाद को। इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, क्या है NICMAR का फुल फॉर्म? ठीक है। किसने जो है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023 का टाइटल जीत लिया है? तो ये जीता है बेसिकली हमारे जो सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट है। जो सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट है, उसने जो है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023 का टाइटल जीत लिया है। और बंगाली राइटर कौन है जिसको जो है 2023 का केवम्पू अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये है हमारे बेसिकली शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ये है मुखोपाध्याय। ठीक है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को जो है, जो कि बंगाली राइटर हैं, इनको जो है 2030 केवम्पू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको जो है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर स्पेस साइंस लीडरशिप का अवार्ड प्रदान किया गया है? ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है प्रोफेसर एड्रिन क्रूज को। जो ADRINCRUISE, जो प्रोफेसर एड्रिन क्रूज हैं, इनको जो है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से सम्मानित किया मिला है, इनको प्रदान किया गया, इनसे सम्मानित किया गया है। डैश फैसिलिटी विंस द CII नेशनल अवार्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट? तो ये किसको जो है CII नेशनल अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो ये वाला अवार्ड जो है प्रदान किया गया है हीरो मोटोकॉर्प को। हीरो मोटो कॉर्प को ये अवार्ड जो है इसने जो है CII नेशनल अवार्ड जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए ये जो है प्राप्त कर लिया है। ये है
हीरो मोटो MOTOCORP। ठीक है, हीरो मोटो कॉर्प को जो है ये CII नेशनल अवार्ड जो है मिला है। नाउ हु हैज हॉनर्ड विद द MS स्वामीनाथन अवार्ड, किसको जो है MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है? तो ये हमारे मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे मिला है प्रोफेसर BR कंबोज साहब को। BR कंबोज, ये अवार्ड जो है MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज को जो है ये अवार्ड मिला है। नाउ हु रिसीव द मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड फ्रॉम होम मिनिस्टर श्री अमित शाह? श्री अमित शाह के द्वारा किसको ये मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है मिस्टर LP हेमंत कुमार श्रीनिवासलू। हेमंत कुमार श्री निवासुलू, ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। मिस्टर LP हेमंत कुमार श्रीनिवासुलू को जो है मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जो है होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह जी के द्वारा प्रदान किया गया है। किसने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है लिटरेसी प्राइज जो है फॉर सॉल्ट एंड पेपर जो है ये जीत लिया है? तो ये प्रदान किया गया है हमारे जो पोएट हैं सुकृता पॉल कुमार। तो ये प्रदान किया गया है सुकृता पॉल कुमार को। ठीक है, सुकृता पॉल कुमार को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज दिया गया है फॉर सॉल्ट एंड पेपर के लिए। किसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट? तो मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट जो यूनेस्को का जो है ये मिला है बेंगलुरु एयरपोर्ट को। किसको मिला है ये? बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है, बेंगलुरु एयरपोर्ट को ये अवार्ड प्रदान किया गया है यूनेस्को मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजाइलेंट अर्बन रिविटलाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डैश इन अमृतसर पंजाब रिसीव द हाईएस्ट ऑनर द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। जो द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है ये किसको मिला है? ये रामबाग गेट और राम पार्क्स को मिला है। किसको दिया गया है? रामबाग गेट हो गया एंड ये हो गया राम पार्क्स। इसको जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अमृतसर पंजाब में दिया गया है। अमृतसर पंजाब का जो है हाईएस्ट ऑनर है द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये जो है इस प्रोजेक्ट को दिया गया है रामबाग गेट एंड राम पार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में डैश इन हरियाणा एंड डैश इन दिल्ली और बेस्टोड विद द अवार्ड ऑफ मेरिट। अवार्ड ऑफ मेरिट किसे दिया गया है? ये दिया गया है चर्च ऑफ ईफी फैनी जो कि हरियाणा में है, इसको दिया गया है। और जो दिल्ली पे है वो बीकानेर हाउस है। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है इसको प्रदान किया गया। जो चर्च ऑफ एफीफेमी इन हरियाणा एंड द बीकानेर हाउस इन दिल्ली वर बेस्टोड विद द अवार्ड ऑफ मेरिट, तो ये जो है इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? ये जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जो है प्रेसिडेंट हमारी राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किसको प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है ये क्रॉम्पटन को प्रदान किया गया है। पूरा नाम है
क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसको ये जो है प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जो है हमारी राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किया गया है। किसने जो है मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है हार्दिक सिंह ने। हार्दिक सिंह ने जो है मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीत लिया है। किसने जो है CMD ऑफ द ईयर फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर इसका खिताब जीता है? तो ये IREDA इसका फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बताइए क्या है। प्रदीप कुमार दास। इन्होंने जो है CMD ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इनको जो है CMD ऑफ द ईयर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। किसको जो है लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज दिया गया है? हमारे इसरो के जो चंद्रयान 3 मून मिशन है इसको जो है लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज जो है प्रदान किया गया है। इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन है, मून मिशन जो है, इसको जो है लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज प्रदान किया गया है। किसको जो है भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है पूनम खेत्रपाल सिंह जो है। जो पूनम खेत्रपाल सिंह जो है पूनम खेत्रपाल सिंह को जो है भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन वाइस एडमिरल जो है पोस्ट ह्यूमरसली हॉनर्ड विद द वीर चक्र? किसको जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है लेट वाइस एडमिरल विनय रॉय चौधरी। इसको जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। जो हम लोग के वाइस एडमिरल है विनय रॉय चौधरी जी को जो है इसी को जो है पोस्ट हमले से मरने के उपरांत जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। किसको जो है फिक्की वाटर अवार्ड 2023 से फॉर इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी इससे जो है सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? NTPC की जो कांति है इसको जो है मिला है फिक्की वाटर अवार्ड फॉर 2023 फॉर इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। NTPC कांति, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है फिक्की वाटर अवार्ड 2023 फॉर इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को जो है गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड दिया गया है। तो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जो है इसने जो है गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड से जो है जीत लिया है। किसको जो है इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी हॉनर बाय फिनलैंड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अफगान की NGO है, जो अफगान की NGO है, ये अवार्ड इसको दिया गया है। जो इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी ऑनर से सम्मानित किया गया है फिनलैंड के द्वारा दिया गया है, अफगान की NGO को दिया गया है।
जेंडर इक्वलिटी ऑनर। किसको जो है ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया है G20 समिट में, जो श्रीलंका में, एंड ही ऑल्सो रिसीव द विजनरी लीडर आइकन 2023 अवार्ड। तो ये बेसिकली दिया गया है श्रीनिवास नाइक धरावत को, दिया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धरावत जी को। ठीक है, श्रीनिवास नाइक धरावत को जो है ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला है G20 समिट में इन श्रीलंका, और इसको जो है विजनरी लीडर आइकन 2023 अवार्ड भी मिल चुका है। किसने जो है मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीत लिया है? तो ये बेसिकली दिया गया है रिजुल माइनी को। रिजुल माइनी जी को जो है मिस इंडिया USA 2023 का अवार्ड दिया गया है। किसको जो है हॉनर किया गया है नाइलोन प्राइज फॉर केमिस्ट्री एजुकेशन एक्सीलेंस से? तो ये बेसिकली दिया गया है प्रोफेसर सविता लाजे को। सविता प्रोफेसर सविता लाडे जी को जो है नाइलोन प्राइज फॉर केमिस्ट्री एजुकेशन एक्सीलेंस ये जो है प्रदान किया गया है। नाउ चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हु इज लीडिंग द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ द ChAd-OX NIFA-B वैक्सीन? तो ये बेसिकली हम लोग की जो है ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप है। OX फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, OX फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन यूनिवर्सिटी। इसने इस यूनिवर्सिटी ने जो है ये बनाई है, ये वैक्सीन बनाई है ChAd-OX फर्स्ट NIFA-B। ये जो वैक्सीन है ये इस यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है, और इसका जो पहला ट्रायल जो है ये ह्यूमन पे किया गया है। इसका जो है फर्स्ट ट्रायल जो किया गया है वो मानव पे किया गया है। पहला ट्रायल जो है ह्यूमन पे ही सीधा किया गया है। और ये जो नाइपा वायरस है डेडली वायरस है। निपा वायरस जो है ये डेडली वायरस है। ठीक है, डेडली वायरस है। पहला जो है पर्सन पे किया गया है, पहला ट्रायल जो है, और ये जो है 18 से 55 लोग, 18 से 55 जो एज ग्रुप है उनके बीच पे ये ट्रायल किया गया है। ऐसे जो है 51 लोगों पे ये ट्रायल किया गया है। ठीक है, 18 से 55 एज ग्रुप के हैं, 51 लोगों पे जो है ट्रायल किया गया है। पहला ट्रायल जो है इंसानों के ऊपर किया गया है। और ये कैसे फैलता है, इसका अटैक कैसे होता है, ये जो है जो आप लोग कुछ भी रख देते हैं, फल वगैरह रख देते हैं, कुछ भी ऐसे सेब वगैरह रख देते हैं, उसके ऊपर जो छोटे छोटे जो मच्छर आने लगते हैं, ये वायरस ये जो है ये उससे फैलता है। तो जिसको हम लोग फ्रूट बैट कहते हैं। ठीक है, ये निपा वायरस कैसे फैलता है, फ्रूट बैट से फैलता है, जिसको हम लोग फल वाली चिमगादड़ भी कहते हैं। जो फल वाली चिमगादड़ है इससे फैलता है। ठीक है, ये जो है निपा वायरस कहाँ से, इसका नाम निपा क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो पहला जो है मलेशिया में सबसे पहले मिला है इसका एक केस, जो कि निपा सिटी में मिला है। इसका पहला केस कहाँ पे मिला है, ये मिला है मलेशिया में मिला है। किस शहर में, मलेशिया की निपा सिटी, निपा सिटी में मिला है, इसीलिए यहीं से इसका नाम जो है निपा वायरस पड़ गया है। यहीं से जो इसका नाम जो पड़ा है वो निपा वायरस पड़ गया है। ठीक है, और भारत में इसका केस कहाँ मिला है, भारत में जो इसका केस प्राप्त हुआ है वो केरल में प्राप्त हुआ है। इसका केस, पहला केस जो है इसका केरल में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाई गई है निफा-बी वैक्सीन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट नाटो हैड लॉन्च्ड इंडिकेट्स 90,000 पर्सनल। अब सबसे पहले ये समझिए कि नाटो ने ये एक्सरसाइज इतने सारे पर्सनल से क्यों लॉन्च करी। हुआ क्या था, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा था भयंकर वॉर। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, इसी के वजह से जो है ये नाटो ने ये एक्सरसाइज लॉन्च करी है। सेफ्टी मतलब सब जो रशिया, जो नाटो को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो रशिया से है। हुआ क्या था, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वो वार चल रही थी, तो पोलैंड ने क्या किया था, यूक्रेन को मदद प्रोवाइड करी थी, जिसकी वजह से जो क्या हुआ, रशिया जो है उससे बहुत गुस्सा हो गया है, रशिया जो है पोलैंड से बहुत खतरा हो गया है। तो नाटो ने इसीलिए जो है ये जो है ये सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करी है कि जैसे कोई भी मतलब जैसे अगर रशिया किसी भी हमारी नाटो में जो जितनी भी कंट्रीज है, अगर इस पे रशिया कहीं से भी अटैक करता है किसी भी कंट्रीज पे, तो नाटो जो है तुरंत ट्रूप्स भेज सके, जो अपने सैनिक हैं, जो भी अपनी मिलिट्री है वो वहाँ पे तुरंत वहाँ तैनात कर सके। और जितनी भी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जितने भी रशियन अटैक का खतरा है वो सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है तुरंत नाटो जो है अपनी फोर्स भेज सके, अपनी सेना भेज सके। तो 31 कंट्री जो है नाटो में है बेसिकली, और स्वीडन भी है जो कि अभी ज्वाइन करेगी। नाउ सब तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले स्टेट फास्ट डिफेंडर 24, ये जो है इसकी जो है वो बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज जो अभी इसने लॉन्च करी है। तो सबसे पहले यही है कि कहीं पे भी अगर युद्ध हो जाता है, मेजर वॉर विद रशिया, कहीं पे भी अगर युद्ध हो जाता है रशिया के साथ नाटो कंट्रीज से, तो ये क्या करते हैं तो अपनी ये सैनिक जो है वहाँ पे तुरंत भेज सके, अपनी यूएस मिलिट्री जो है साथ में जो भी है, जो यूरोपियन एलाइज है जिसके साथ जो इनका अलाइनमेंट हुआ है, वो तुरंत जो है वहाँ पे तैनात कर सके। जो भी रशिया के बॉर्डर पे हैं कंट्रीज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द रशिया, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है जो है रशिया के अटैक का। और जो नाटो के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न सदस्य हैं, उन सबको भी इनके लिए ये जो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रीज बॉर्डरिंग द रशिया, जो रशिया को बॉर्डर करती हैं, जो रशिया के बॉर्डर पे स्थित है, ये एक्सरसाइज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है। तो ये जो है रशिया को बॉर्डर करते हैं, और इनके इसके लिए जो है ये एक्सरसाइज इन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो है 1991 के पास से जो है सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से 1991 के बीच में, इसके बाद से जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहले जो है इसमें 90,000 सैनिक हैं, 90,000 सोल्जर्स हैं, 50 वॉरशिप्स हैं, 50 वॉरशिप हो गए, 80 जो है फाइटर जेट हैं, 80 फाइटर जेट्स हैं, और इसमें ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन्स भी हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन्स भी हैं इसमें। और क्या चीज़ है, और 1100 कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, 133 टैंक्स हैं, और 533 जो है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं।
ये इस जो है मिलिट्री एक्सरसाइज की खासियत है। यही है, रशिया जो है सबसे बिगेस्ट थ्रेट है और जितने भी नाटो मेंबर्स हैं उसके लिए, उसी के लिए ये एक्सरसाइज जो है नाटो ने लॉन्च करी है, स्टेड फास्ट डिफेंडर 24। सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज यही डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि कैसे जो है कितनी जल्दी जो है हम अपने सैनिक जो है वहाँ पे जो है प्रोवाइड कर सके। ये एक्सरसाइज क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है, क्या ये शो करती है, हाउ क्विकली, मतलब कितनी जल्दी जो है ये जो है अपनी सेना जो है तैनात कर सके। फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू एंड अदर मेंबर स्टेट्स टू यूरोप। ठीक है, यहाँ पे यही है, यही मोटिव है इसका कि जो भी रशिया जो थ्रेट बना हुआ है, जो खतरा बना हुआ है नाटो कंट्रीज के लिए, कितनी जल्दी ये जो है अपनी नॉर्थ अमेरिका से फोर्स जो है ये यूरोप भेज सके। नॉर्थ अमेरिका हो गई और अदर कंट्रीज हो गई, जो है जितनी जल्दी हो सके और सबसे फास्ट जो है ये जो है अपनी वहाँ पे कंट्रीज भेज सकें। 1988 में भी 1988 में भी ऐसे, जो कोल्ड वार के दौरान भी ऐसे ही लार्जेस्ट एक्सरसाइज हुई थी सबसे पहले। पहली जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी वो 1988 में नाटो के द्वारा की गई थी। नाटो ने ऐसी ही एक्सरसाइज जो है उस कंडीशन, जो लार्जेस्ट एक्सरसाइज जो थी उस 1988 में करी थी, और इस दौरान भी उसमें जो है 1,25,000 सोल्जर्स थे वहाँ पे। उस समय 1,25,000 सोल्जर की करी थी, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। और ये इस नाटो ने 2018 में भी करी है, 2018 में भी करी थी, पर लेकिन ये सोल्जर की संख्या जो थी उस समय 50,000 थी सिर्फ। ठीक है, तो यही इसका रीज़न था, जो है जितने भी ट्रूप्स हैं, जितने भी 31 नाटो कंट्रीज से जो है ट्रूप्स हैं, ये तुरंत हम लोग तैनात कर सकें। कोई भी अगर नाटो कंट्रीज़ को अटैक करता है, उसी के लिए ये एक्सरसाइज मेनली इसने रशियन ये नाटो कंट्रीज़ ने ये ऑर्गेनाइज, स्टेट फॉर डिफेंडर 24, ये जो है कंट्रीज ये जो है ऑर्गेनाइज करी थी। नाटो की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। ये जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है 31 मेंबर स्टेट के, जो कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में जो है सिचुएटेड है। ठीक है, 31 मेंबर स्टेट है, 31 मेंबर है, जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों में ही सिचुएटेड है। यूरोप हो गया और नॉर्थ अमेरिका में इसकी कंट्रीज सिचुएटेड है। जिसका हेडक्वार्टर जो बना था 1967 में बना था, ये जो है 1949 से ही कुछ अस्तित्व में आ गई थी। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसी के बाद से जो है ये बनी थी, इस्टेब्लिश हो गई थी। और जो इसके सिक्योरिटी जनरल थे नाटो के, जो सिक्योरिटी जनरल ऑफ नाटो है, ये कौन है? जेम्स स्टोलनबर्ग।
ये जो है स्टोल्टेनबर्ग जो है ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये जो है नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे पहले। ये जो है जोन्स स्टोल्टेनबर्ग ये फॉर्मर पीएम ऑफ नॉर्वे रह चुके हैं। और जुलाई 2023 में जो है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया है। जुलाई 2023 में जुलाई 2023 में इसका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ चुका है, एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। ठीक है। तो नाटो है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। 31 मेंबर्स हैं जो यूरोप और नॉर्थर्न अमेरिका में सब सिचुएटेड हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल नाटो के कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, जो कि फॉर्मर पीएम नॉर्वे के रह चुके हैं। जुलाई 2023 में इसका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ चुका है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग का, जो सेक्रेटरी जनरल है नाटो के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the only Indian to take part in Winter Youth Olympic Games? जो विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स में जो एकमात्र भारतीय जो जिसने टेक पार्ट किया है वो है साहिल ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। ये हिमाचल प्रदेश से है, जो कि एकमात्र भारतीय है जिसने जो है ये विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 में जो टेक पार्ट किया है। इसका स्पोर्ट कौन सा है, जो कौन सा गेम्स में इसने टेक पार्ट किया है? ये बेसिकली एथलीट है इन अल्पाइन स्कीइंग। दो हजार चौबीस जो कि एक ये विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स कहाँ कंडक्ट हुआ था? ये जो है साउथ कोरिया के गैंगवॉन शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गैंगवॉन शहर एक है, कहाँ पर है? इन साउथ कोरिया। ठीक है, यहाँ पे ये कंडक्ट हुआ था विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024। कहाँ कंडक्ट हुआ था? गैंगवॉन शहर साउथ कोरिया पे यहाँ कंडक्ट हुआ था। और साहिल ठाकुर जो है तीसरा भारतीय एथलीट जो है विंटर और यूथ ओलंपिक्स में जिसने टेक पार्ट किया है। नहीं, इस बार 2024 में तो ये पहला भारतीय, सिर्फ खाली भारतीय है जो कि विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स में, पर लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही लोग जो है विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स में भारत से पार्ट कर चुके हैं। जो इस ये पहला कौन है? पहले बार जो किया था वो आंचल आंचल ठाकुर था, जो कि 2012 में जो विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स हुआ था ऑस्ट्रिया पे हुआ था। ये आंचल ठाकुर ने 2012 पे टेक पार्ट किया था। और दूसरा का पार्टिसिपेट किया था, दूसरा सौरभ जी थे। सौरभ जी ने टेक पार्ट किया था 2016 में, जो कि विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स हुआ था नॉर्वे पे। अब ये जो 2024 में हो रहा है गैंगवॉन साउथ कोरिया, इसमें जो साहिल ठाकुर जो है इसकी एज सिर्फ 16 ईयर ओल्ड है, 16 साल का है सिर्फ। 16 साल का जो साहिल ठाकुर है इसने जो है टेक पार्ट किया है। तो पहली बार विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स में किसने टेक पार्ट किया था? पहली बार जो टेक पार्ट किया था वो आंचल ठाकुर ने किया था। आंचल ठाकुर ने जो है विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स में, जो कि कहाँ पे हुआ था? विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स, ठीक है, 2012। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये पहली बार जो हुआ था ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। जब हमारा जो है पहली बार नहीं, जब हमारा जो है भारत से जो है पहली बार जो है किसी ने टेक पार्ट किया था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और आंचल ठाकुर, इसकी भी स्पोर्ट कौन सा है? अल्पाइन स्कीइंग। इसमें जो है ये इसने टेक पार्ट किया था 2012 में। दूसरा कौन है? दूसरा हमारे सौरभ जी हैं। सौरभ जी हैं, इन्होंने टेक पार्ट किया था 2016 में, जो विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स हैं। विंटर यूथ ओलंपिक जो कि कहाँ कंडक्ट हुआ था? ये हुआ था नॉर्वे में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, अब जो है गैंगवॉन 2024 में हुआ था।
और एक बात, जो ये गैंगवॉन 2024 जो साउथ कोरिया में हुआ था, ये पहली बार जो है एशिया में विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स कंडक्ट हुआ है। ये जो है फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम इन एशिया जो है विंटर यूथ ओलंपिक गेम जो है कंडक्ट हुआ है। इसका मैस्कोट क्या है? इसका जो मॉस्कोट है वो है मूंगचू। ठीक है, ये इसका मैस्कोट है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम टू एम्पावर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर? ये किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी? तो ये बेसिकली जो स्टार्ट करी है वो आसाम गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम है, इसमें क्या इसका मेन पर्पस क्या है? जितनी भी गांव की महिलाएं, ये किनको बेनिफिट मिलेगी, ये स्कीम किनके लिए है? ये स्कीम उनके लिए है जितनी भी गांव की महिलाएं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है उनको मिलेगा ये, जो कि ये इनको, जो गांव की महिलाएं उनको जो ट्रांसफॉर्म कर दे रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर में, तो उनको जो है 1 लाख रुपए पर मेंबर जो है एनुअल इनकम प्रदान की जाएगी। ये जो है गांव की महिलाओं के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रूरल वुमेन। जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप वो होता है जैसे इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों की गैदरिंग जो है, जो आपस में आते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं ग्रुप पे, और अपनी जो है रहन सहन का तरीका जो है अपना सुधारते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो कि आपस में आते हैं और जो अपना जो रहन सहन का ढंग है वो अपना जो इम्प्रूव करते हैं, उनको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो ये बेसिकली रूरल वुमेन के विकास के लिए है, और उनको जो है रूरल वुमेन को जो है रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर दें, दैट इट ट्रांसफॉर्म इनटू, इसको जो है किसमें बदल दें? रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, तब इनको जो है एनुअल इनकम इनको प्राप्त होगी कितनी? 1 लाख पर मेंबर, 1 लाख रुपीज पर मेंबर। ठीक है, तो ये है। तो ये किसके डेवलपमेंट के लिए? 40 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर के सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर है उसको रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर में डेवलप करना, ये इनका मोटिव है। तो 40 लाख वो महिला हैं, इनको जो है ये अवार्ड, ये धनराशि दी जाएगी कब? जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जो मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, इसको जब रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर में जब ये डेवलप हो जाएंगी, तब जो है इनको ये स्कीम का लाभ मिलेगा और इनको 1 लाख रुपए जो है एनुअल इनकम मिलेगी, मतलब 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेगा एक मेंबर को। इनको जो है एनुअल इनकम होगी ऑफ ₹1 लाख पर मेंबर को। ठीक है, तो ये बेसिकली है। और इसकी मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबको नहीं मिलेगा ये जो है अगर जनरल और ओबीसी वुमेन है, जनरल एंड ओबीसी वुमेन है, ओबीसी कैटेगरी की जो वुमेन है उस कैटेगरी पे लिमिटेशन है, अगर उनके 3 चिल्ड्रन हैं तब तो वो क्वालिफाई है। इसके लिए 3 चिल्ड्रन होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए कम से कम,
ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे होने चाहिए, 3 चिल्ड्रन होनी चाहिए, तब जो है क्वालिफाई होगी। ठीक है, 3 चिल्ड्रन से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो ये स्कीम इनको नहीं मिलेगी। और एसटी और एससी लोग हैं, एसटी और एससी के लिए जो है 4 चिल्ड्रन की लिमिटेशन है, 4 चिल्ड्रन की लिमिटेशन है। और अगर इसकी जो है कोई गर्ल चाइल्ड है, मतलब कोई गर्ल चिल्ड्रन है, अगर कोई इसके चिल्ड्रन अगर कोई लड़की है तो वो जो है मस्ट बी इनरोल्ड इन स्कूल, इसको स्कूल में जो है दाखिल होना जो है इसकी कंपलसरी, वो जो है कंपलसरी इसकी कंडीशन है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड हो गई है। ठीक है, देन दे मस्ट बी इनरोल्ड इन स्कूल, तो इसका इनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल पे। और एक और कंडीशन है इसकी, अगर कोई लड़की हो गई है तो इसका स्कूल में इनरोलमेंट होना चाहिए। एस टी एस सी के लिए जो है 4 चिल्ड्रन कंडीशन है, जनरल और ओबीसी वुमेन है तो 3 चिल्ड्रन के लिए कंडीशन है। और जो है ये जो है अमृत वृक्ष आंदोलन जो है, जो प्लांटेशन ड्राइव है, मतलब पेड़ लगाओ अभियान है, वो जो है हमेशा जो है जिंदा रहना चाहिए, अमृत वृक्ष आंदोलन। ये जो है सरवाइव करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली इसकी कंडीशन है। अमृत वृक्ष आंदोलन जो है सरवाइव होना चाहिए। तो क्या है बेसिकली मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम, ये जो है असम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी। इसका मोटिव क्या है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन है इसको जो है रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर में डेवलपमेंट करना, और जब ये डेवलपमेंट करने के बाद रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर जब हो जाएंगी तब जो है इनको जो है 1 लाख रुपए एक मेंबर पे जो है 1 साल के लिए ये प्रदान किए जाएंगे। और इसकी कंडीशन क्या है, तो जो ये अगर ये किनको दिया जाएगा, जनरल और ओबीसी वुमेन, अगर उनके 3 बच्चे हैं तब ये क्वालिफाई हैं स्कीम के लिए। एस टी एस सी है तो 4 चिल्ड्रन होने चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इसकी कोई गर्ल चाइल्ड है तो ये दैट, तो वो स्कूल में इसका दाखिला होना चाहिए। और अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये हमेशा सर्वाइव होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो है इसकी ये कंडीशन है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट असम गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब सारी स्कीम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने जो है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन जो है ये एक स्कीम लॉन्च करी है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। इसमें क्या है, जितने भी ये ये जो है अपना विद्यालय एक प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जो है इसमें अपना विद्यालय एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हम लोग जो है एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स पे करवाएंगे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, ये है बेसिकली इसका मोटिव। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत क्या है, 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है बनाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कितने कार्ड बनाए गए हैं, 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। और ये जो इनिशिएटिव है ये कितना, ये जो है कितने कवर का हेल्थ कवरेज ये बीमा प्रोवाइड करेगा, तो ये जो है 5 लाख रुपए जो है पर फैमिली पर ईयर जो है इसके अकॉर्डिंग जो है प्रदान किए जाएंगे। इट प्रोवाइड्स अ हेल्थ कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है,
ये इसको प्रदान किया जाएगा। और जो यूपी में जो है 4.83 कार्ड होल्डर जो है, यूपी में जो है 4.83 करोड़ जो है कार्ड होल्डर जो है वो बन चुके हैं, दे चुके हैं। फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश, पहले नंबर पे यूपी है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में है। केरल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है अमृत। इसका एम क्या है? इसका एम है टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये बेसिकली क्या है, मतलब जो भी एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ करते हैं, मतलब जो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए। कोई भी अगर मेडिसिन लेना चाहता है तो कोई मेडिकल स्टोर पे जाता है तो बिना मेडिकल स्टोर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बिना डॉक्टर के पर्चा देख के जो है आप जो है कोई दवाई ना दे, कोई भी एंटीबायोटिक ना दे। तो इसी के लिए जो केरल ने जो है एक अमृत अभियान चालू किया है, ये एक ऑपरेशन चालू किया अमृत। इसका मोटिव यही है जो टू कर्ब द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन द स्टेट। क्या मोटिव है इसका? टू कर्ब द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट। ये बेसिकली इसका मोटिव है। युवा निधि स्कीम जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है कर्नाटक में लॉन्च की गई है। युवा निधि स्कीम जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए जो है कर्नाटक में लॉन्च करी गई है। इसके तहत जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया गया है, अगर कोई भी डिग्री होल्डर है वहाँ का, युवा निधि स्कीम के अंतर्गत अगर कोई भी डिग्री होल्डर है जिसके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, उसको जो है वो 3,000 रुपये महीने देगा। अगर उसकी जो है कहीं जॉब नहीं लगी है 6 महीनों में, या कहीं पे भी वो हायर स्टडीज़ नहीं कर रहा है, तो जो है इसको 3,000 रुपये पर महीने देगा। और अगर वो जो है डिप्लोमा होल्डर है, अगर वो डिप्लोमा होल्डर है तो उसको जो है 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर है तो उसको 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, और अगर डिग्री होल्डर है तो 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये इसकी कंडीशन है। अगर इसको जो है 6 मंथ्स के अंदर जो है 6 मंथ्स में जो है कहीं जॉब नहीं मिली है, 6 मंथ्स में अगर कहीं जॉब नहीं मिली है, और ये कहीं भी हायर स्टडी नहीं कर रहा है, हायर स्टडी परस्यू नहीं कर रहा है, तब जो है इसको ये जो है ये धनराशि दी जाएगी। जो हमारे कर्नाटक के सीएम है सिद्धरमैया साहब ने, ये जो है चेक इशू करना स्टार्ट कर दिया है टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, जो कि स्टेट के वेरियस पार्ट से जो है आते हैं। ये जो है कहाँ पे ये चेक दे रहे हैं? फ्रीडम पार्क इन शिमोगा, एक फ्रीडम पार्क है शिमोगा में। वहाँ पे हमारे जो ये सीएम साहब है कर्नाटक के सिद्धरमैया साहब, ये जो है चेक्स जो है अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को जो है प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली युवा निधि स्कीम थी। और जो योगेश्वरी स्कीम है, जो ये योगेश्वरी स्कीम है जो SC ST स्टूडेंट के लिए जो पश्चिम बंगाल में लॉन्च करी गई थी, ये क्या करता है? ये फ्री ट्रेनिंग दे रहा है SC और ST स्टूडेंट को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस स्टेट के अंतर्गत जो 50 सेंटर हैं वो जो है फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। ये जो है योगेश्वरी स्कीम जो है फ्री फ्री ट्रेनिंग देंगे, इसमें फ्री ट्रेनिंग देंगे इनको जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं।
ठीक है, जो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको, और उसके लिए जो है 50 सेंटर जो है स्टेट में ये खोले गए हैं जो फ्री ट्रेनिंग देंगे। जो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली योगेश्वरी स्कीम है जो कि पश्चिम बंगाल में जो है स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी 2023 में। जो आर्टिसंस होते हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च करी है। इसके लिए क्या है, इसमें जो बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग जो है इसमें इंक्लूड होगी, जिसमें कि 500 रुपये जो है डेली स्टिपेंड मिलेगा और फ्री टूल किट मिलेगा जो कि 15,000 रुपये की है। जो फ्री टूल किट है फॉर ट्रेंड इंडिविजुअल। और जो है ये जो है ऑल्सो जो है ये सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करेंगे एंड मार्केटिंग को सपोर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये जो है आर्टिसंस के लिए है, टू एम्पावर द आर्टिसंस। इनके लिए ये स्कीम है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या है, ये इसमें जो इंक्लूड है बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें जो है डेली स्टिपेंड मिलेगी। ₹500 और टूल किट जो है फ्री दी जाएगी जो कि 15,000 रुपये की है। ठीक है, 15,000 रुपये की जो है टूल किट दी जाएगी फॉर ट्रेंड इंडिविजुअल। अगर वो ट्रेंड है उसको ये टूल किट प्रदान की जाएगी। ठीक है, फॉर ट्रेंड इंडिविजुअल। और ये जो है क्रेडिट बेस्ड सॉफ्ट लोन्स भी प्रोवाइड करेगा और मार्केट सपोर्ट भी देगा। लोन्स भी प्रोवाइड होगा इसके अंतर्गत और मार्केट सपोर्ट भी इसको दिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो है पीएम विश्वकर्मा योजना है जो कि आर्टिसंस को पावर करने के लिए दी गई है, जिसमें बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें डेली स्टिपेंड 500 रुपीज़ दी जाएगी और फ्री टूल किट दी जाएगी 15,000 जो कि इंडिविजुअल जो ट्रेंड है उसके लिए। और एक क्रेडिट बेस्ड सॉफ्ट लोन्स और मार्केटिंग सपोर्ट भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिसने जो है इंतखाब ए कलाम ए राही पुस्तक जो लिखी है, तो ये बेसिकली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। चलिए यहीं पे सेशन को हम एंड करते हैं। एंड करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।